क्लास 10th के लिए यूरोप में राष्ट्रवाद टॉपिक, जो कि इतिहास विषय का हिस्सा है, उसके अंतर्गत आज हम लोग क्रांतियों के युग पर चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले कुछ पुरानी बातों को दोहरा लिया जाए। जैसे कि आपको ध्यान में होगा कि 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप में रूढ़िवादी शक्तियों को प्रोत्साहन दिया गया, रूढ़िवादी शक्तियों को फिर से स्थापित किया गया और इसके द्वारा विशेष रूप से फ्रांस को दबाने का प्रयास किया गया था। लेकिन जैसे जैसे रूढ़िवादी शक्ति, जो कि व्यवस्था में बदलाव नहीं चाहते थे, राजतंत्रात्मक वंशानुगत आधारित व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे, उन लोगों ने अपनी शक्ति को, अपने ताकत को बढ़ाना शुरू किया। तो उसके विरोध में क्रांतिकारियों के कई संगठनों की स्थापना हुई थी और इन संगठनों ने रूढ़िवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद अथवा उदारवाद को लागू करने का प्रयास किया। और इसी का प्रयास था कि यूरोप के कई देशों में, विशेष रूप से इटली, जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य जो कि तुर्की में स्थापित था, आयरलैंड, पोलैंड इत्यादि कई क्षेत्रों में राष्ट्रवादियों के द्वारा जो है विरोध किया गया रूढ़िवादी शक्तियों का। और इस विरोध का जो नेतृत्व किया जा रहा था वह मुख्य रूप से समाज के मध्यम वर्ग के, पढ़े लिखे, शिक्षित वर्ग के लोगों के हाथों में था। तो रूढ़िवादी शक्तियों के खिलाफ पढ़े लिखे लोगों ने, शिक्षित लोगों ने विद्रोह का झंडा अपने हाथों में उठाया और इस विद्रोह का जो हुआ उसकी शुरुआत 1830 ईस्वी के जुलाई क्रांति से हुई। जुलाई 1830 ईस्वी में फ्रांस में विद्रोह हो गया और इस विद्रोह के द्वारा वहाँ पर जो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वियना कांग्रेस के द्वारा स्थापित की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया। आपको ध्यान में होगा कि वियना संधि के माध्यम से फ्रांस में फिर से बुर्बो राजवंश की सत्ता स्थापित कर दी गई थी। तो जुलाई क्रांति 1830 के माध्यम से फ्रांस में बुर्बो वंश की सत्ता को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पे फिर से एक संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था को वहाँ पर स्थापित किया गया और लुई फिलिप को इस संवैधानिक व्यवस्था का प्रमुख यानी कि प्रशासक नियुक्त किया गया। और उसके बाद फ्रांस के गतिविधि से प्रेरणा लेकर के यूरोप के कई देशों में इस प्रकार की क्रांति प्रारंभ हो गई। और जब ये क्रांति प्रारंभ हुई तो इसी का पर टिप्पणी करते हुए ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरलिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी फ्रांस में किसी प्रकार का कोई आंदोलन होता है तो उस आंदोलन का प्रभाव पूरे यूरोप पर देखने को मिलता है। जैसे कि 1789 में क्रांति हुई थी, उसके बाद पूरे यूरोप में क्रांति प्रारंभ हुई, फिर से 1830 में क्रांति हुई, उस क्रांति के प्रभाव से यूरोप के अन्य कई देशों में भी क्रांति प्रारंभ हुई। क्रांति का असर किन किन देशों में हुआ मुख्य रूप से कहा जाए तो आपको ध्यान में होगा कि 1815 की वियना संधि के माध्यम से फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड और बेल्जियम को मिला के यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का निर्माण किया गया था। लेकिन फ्रांस की 1830 ईस्वी की क्रांति से प्रेरित होकर के बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में विद्रोह हो गया और बेल्जियम ने नीदरलैंड से अपने संबंध अलग करके अपने आप को अलग की घोषणा कर दी। इसी प्रकार से एक और घटना जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है और वह घटना थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। जब यूरोप में रूढ़िवादी शक्ति यानी कि तानाशाही शक्तियां अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रही थी, उसी के विरोध में खास करके यूनान के पढ़े लिखे शिक्षित लोगों ने अपने देश के लिए, यूनान के लिए स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरीके से भारत एक सांस्कृतिक देश माना जाता है एशिया में, उसी प्रकार से यूरोप में यूनान एक सांस्कृतिक देश माना जाता था। और जब यहाँ पे क्रांति प्रारंभ हुई तो इस स्थिति में यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष को अन्य देशों में रहने वाले लोगों के द्वारा भी समर्थन दिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि यूनान की प्राचीन संस्कृति यूरोप में एक धरोहर के रूप में है।
उसे सुरक्षित रखना, व्यवस्थित रखना यूरोप के सभी लोगों की जिम्मेदारी है। इस स्थिति में यूरोप के दार्शनिकों ने, कवियों ने, विद्वानों ने यूनान की सभ्यता संस्कृति की रक्षा के प्रश्न पर ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह के लिए तन मन धन से प्रयास किया। आपको बता दें कि तुर्की में जो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की गई थी, उस साम्राज्य को ऑटोमन साम्राज्य कहा जा सकता था। और बिल्कुल संक्षेप में कहें तो ऑटोमन साम्राज्य तुर्की में स्थापित एक मुस्लिम साम्राज्य था और इसी साम्राज्य के अंतर्गत यूनान था। और उससे अलग होने के लिए, ऑटोमन साम्राज्य से अलग होने के लिए यूनान में 1821 ईस्वी में संघर्ष प्रारंभ हुआ। कई देश के लोगों ने समर्थन किया। एक ब्रिटेन के कवि बायरन की चर्चा होती है, जो कि यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष के पक्ष में रहते हुए, यानी यूनान को आज़ाद करने के पक्ष में रहते हुए उसके लिए धन इकट्ठा किया। और न केवल धन इकट्ठा किया बल्कि एक सैनिक के रूप में युद्ध में वो शामिल भी हुआ। लेकिन दुर्भाग्य से 1824 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इसी बायरन के तरीके से अन्य भी कई कवि, कई दार्शनिक थे जो कि यूनान के तरफ से स्वतंत्रता संघर्ष में अपना योगदान दे रहे थे। और इसी योगदान का परिणाम निकला कि 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि के माध्यम से यूनान एक स्वतंत्र देश में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से कहा जाए तो 15वीं शताब्दी में जिस यूनान के ऊपर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया था, 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि के माध्यम से संपर्क से स्वतंत्र हो गया। और इस स्वतंत्रता में उदारवादी और राष्ट्रवादी भावनाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। अब यहाँ पर इस टॉपिक के अंतर्गत एक प्रश्न जो आपके लिए बनता है, वह प्रश्न ये हो जाता है कि यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आपको यूनान के स्वतंत्रता संघर्ष पर एक नोट्स लिखना है, जो कि एग्जाम में 3 मार्क्स का हो सकता, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये होता है। और जहाँ तक मुझे ध्यान में है तो लास्ट ईयर यानी कि 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया भी था। तो आपके लिए ऐसे भी ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। शेष अगले टॉपिक जो है रूमानी कल्पना, उस पर हम अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।